So grassroots democracy, kibbutz versus panchayats. Friends, a very, very good afternoon. Erev Tov. We're happy to be with you again for this very sunny, shining, encouraging, astonishing, amazing afternoon. So the title of today's presentation is Grassroots Democracy. We have to make a comparison between the grassroots institutions in India, we call the panchayats, as well as the grassroots institutions in Israel, which are called kibbutz. So as usually happens, our first presentation, our first slide of the presentation begins with a quote. So if everybody is ready for the quote, I must first share my ideas on this quote and then see how many of you are aware of this quote. This is about grassroots democracy. In Hindi, we can say it is आधारिक लोकतंत्र. आधारिक लोकतंत्र अर्थात जो लोकतंत्र हमारी आधारिक मौलिक प्रारंभिक संरचनाओं से जुड़ा होता है, उसको हम आधारिक लोकतंत्र कहते हैं. भारत में और इजराइल में पहले जो विमर्श रहा मुख्यतः वह स्थानीय संस्थाओं पर फोकस रहा. It was more on the local institutions, but over the period, the word local or the local institutions started transforming into grassroots institutions. So a very prominent quote on grassroots democracy is, we have reached a stage where democracy has reduced to grass. हम एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जहां लोकतंत्र आधार के साथ जुड़ गया है. But the problem is, in the present day grassroots democracy, we have neither democracy nor grass. हम एक ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था तक पहुंच गए हैं जहां पर वर्तमान परिवेश में ना लोकतंत्र है और ना ही आधार. ये एक मौलिक डेफिनेशन है. मैंने इस पूरी डेफिनेशन को आप लोगों को स्क्रीन पर नहीं लिखने के लिए कहा दिया है, क्योंकि मैं जब भी कुछ लिखता हूं तो आप लोग सोचते हैं कि हम लिखें या नहीं लिखें, तो इसलिए ये मैंने डेफिनेशन आपको वर्बली बोल दिया है. आप में से जिसको इस डेफिनेशन को लिखना है वो लिखें, और जिसको नहीं लिखने का मन कर रहा है वो भी अगर लिखते हैं तो ये शायद बहुत अच्छा होगा उनके लिए. ये हो सकता है अफजल शायद मुझे सपोर्ट करे कि ये डेफिनेशन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाती है. यह किसने कहा था कि ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी में ना ग्रास है और ना ही डेमोक्रेसी बची हुई है. सो वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी डजंट हैव द ग्रास एंड डेमोक्रेसी. तो इसका सार जो है वो मैं आप लोगों को एक सिंगल लाइन डेफिनेशन में लिख देता हूं. The essence of this definition is, independence must begin at the bottom. आपकी स्क्रीन पर इसकी हिंदी भी मैंने आज लिखी है. इसका मतलब यह है कि स्वतंत्रता निम्न स्तर से ही आरंभ होनी चाहिए. ये एक कोटेशन है जो ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी के आधार को व्यक्त करती है. मुझे नहीं पता कि आप में से कितने स्टूडेंट्स को इस कोटेशन के बारे में पता है, और ये कोटेशन आई है एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर MDKCG. इनका नाम बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इनका शॉर्ट टर्म में ही बता दिया है,
और आपकी स्क्रीन पर मैं इनका नाम बता सकता हूँ। इनका नाम है मोहम्मद दारुल करीम चंगेज गानम। ये वो स्कॉलर हैं जिन्होंने घाना और तंजानिया में उजामा मॉडल के माध्यम से ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का प्रयास किया है। तो अगर आप इसको नहीं लिख पाए हैं तो आप लिख सकते हैं मोहम्मद दारुल करीम चंगेज गानम। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हेलो हेलो सर। यस 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 सर प्रीति, मैंने आप ना मजाक। प्रीति आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप इसको लिख लें और नहीं लिखना है तो उसको ना लिखें। ये कोई बात सर ये मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दी है। ये घाना में और तंजानिया में ये कोटेशन है। आप इसको लिख लें और उसके बाद फिर हम लोग इसको आखिर में करते हैं। यस तो ये तंजानिया का एक मॉडल है जिसको बोलते हैं उजामा, और ये घाना का मॉडल है जिसका नाम भी ग्रास रूट्स मॉडल के नाम से आता है। तो मैंने यहाँ से प्रारंभ की है, और आप में से जिन लोगों ने लिख लिया है वो अपना हाथ रेज करें, अपना थंब इंप्रेशन करें, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी कर दें। मैं अगले डेफिनेशन की तरफ जा रहा हूँ, अगले पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। यस प्रीति भारद्वाज ने किया है, राइट। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विथ the first part of our presentation. I'm just bringing another important model, the grassroots democracy model. This model is called LR model. ये LR model क्या है ये भी मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, but let me say this LR model is again based on the experience of the working of local institutions in India. The LR model focuses on three important features. The first feature is it says linking with the root. LR means linking with the root, अर्थात एक ऐसा संबंध जो आधार से होता है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसको लिखें संबंध आधार से, which means when we say grassroots democracy, we find out a kind of an internal linkages with the basic institutions or basic root which assist in the functioning of institutions. तो LR मॉडल का सबसे पहला जो आधार है, इसका अभिप्राय है कि इसका संबंध आधार से होता है। जितनी भी विश्व में ग्रास रूट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां भी हमें ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, वहां पर हम देखते हैं कि ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी में जो आधार है, जो आधारिक संस्थाएं हैं, जो आधारिक संरचनाएं हैं, उनके साथ एक विशिष्ट जुड़ाव रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या कैरेक्टरिस्टिक है एलआर मॉडल की, इसको हम कहते हैं लाइजिंग विद द रूरल, अर्थात इसको अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखें तो इसको लिखें संपर्क ग्राम्य से, ग्राम्य से संपर्क, अर्थात ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी अर्बन सेंटर्स को और रूरल सेंटर्स के मध्य एक विशिष्ट सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। इसलिए पूरे विश्व में ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी में न केवल सिटीज के और विलेजेस के बीच में संबंध है या संपर्क है, बल्कि पेरिफेरीज और सेंटर्स में भी, जिसको हम मेट्रोपोलिस एंड पेरिफेरी भी कहते हैं। तो वास्तव में एलआर मॉडल की जो विशेषता है वो कहीं ना कहीं ग्राम्य के साथ एक विशिष्ट
संपर्क साधने का प्रयास करता है। ग्लोबलाइजेशन का वास्तविक आधार अगर कहीं है, लोकतंत्र का कोई जन आधार है, तो वास्तव में वो ग्राम्य जीवन है, ग्राम्य विशेषताएं हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन में जो एक बहुत बड़ी विशेषता है वो ये है कि क्या हमें थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल की तरह सोचना है या थिंक लोकल एक्ट ग्लोबल की तरह कार्य करना है। मैं फिर बता दूं, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल और थिंक लोकल एंड एक्ट ग्लोबल। इस संदर्भ में हम एलआर मॉडल की इस दूसरी विशेषता को भी अध्ययन करते हैं, लाइजिंग विद द रूरल। तो अगर हम पहली विशेषता को देखें, लिंकिंग विद द रूट, इसको हमने बताया कि कैसे आधार के साथ संबंध महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन किया है संबंध आधार से। दूसरा हमने कहा है लाइजिंग विद द रूरल, इसका अभिप्राय है संपर्क ग्राम्य से, that urban and rural have to be blended together in a real democracy. And then comes the third and the last characteristic of LR model, and this is called living with the real. When we say living with the real, it means Hindi wale students must write, it is सक्रियता वास्तविकता से, सक्रियता वास्तविकता से। अर्थात ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी वो सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है जहां पर हम वास्तविकताओं के साथ जीते हैं, वास्तविकताओं का अनुभव करते हैं, वास्तविकताओं का आभास करते हैं। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें भारत को जानना है तो हमें भारत के ग्राम्य जीवन को स्वयं से देखना है, उसको हमें आत्मसात करना है। If we have to know India, then we have to live in real India. And the real India lies in the rural hinterland. The rural India is the essence of real India. यहां तक मैं अगर अपनी बात ठीक से कह पा रहा हूं तो आप बताएं प्रीति जी, अगर यहां तक मैंने कुछ चीज को एग्जैजरेट किया है, गलत बताया और आपने नहीं लिखा है तो आप बता दें, वरना मैं आगे पढ़ूं। यहां तक क्या मैं अपनी बात को ठीक से कह पाया हूं? आई थिंक 2-3 स्टूडेंट्स कैन जस्ट से कलश, यहां तक ठीक है? दृष्टि ने हाथ रेज किया है, ओके। कलश, सहजादी, गरिमा, मनीषा, आकाश, ओके 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 ओके। आप में से कोई एक बोल भी सकता है कि सर ठीक, हम ठीक ठीक जा रहे हैं। ओके, तो कलश हम आगे चले। यस सर। यहां तक ठीक है? यस आप सर। आप लोगों ने लिख लिया है? यस सर। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम चलते हैं कि ये बेसिकली एक नया मॉडल है, एलआर मॉडल। ये मॉडल भारत के ग्रासरूट्स एक्सपीरियंस पर बना है, और भारत का जो ग्रासरूट्स एक्सपीरियंस है वो हमें मिलता है भारत के उस स्वतंत्रता संघर्ष में जिनका में बहुत बड़ा योगदान हमारे उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं ने दिया था, जिनको हम मॉडरेट्स कहते हैं। और उतना ही बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने दिया था जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट या नेशनलिस्ट कहते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि 3 विचारकों का नाम बहुत रूप से फेमस रहा है। उनको हम कहते हैं लाल, बाल और पाल। आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो ये एलआर मॉडल उस स्वतंत्रता संग्राम के उस परिवेश से जुड़ा हुआ है जो हमें हेल्प करता है इस नए सिस्टम को देखने के लिए। तो मैं अब
चलता हूं कि कैसे हम लोग अब इजराइल और इंडिया के मॉडल की तरफ चलते हैं। ओके, तो यस, आप लोग ड्राइंग ना बनाएं प्लीज, इसमें मुझे बहुत बीच बीच में से डिस्टरबेंस हो जाता है। ओके, तो let's move to the second part of it. Okay, यहाँ तक अगर आप सब लोगों ने लिख लिया है तो मैं yes, okay. The next part is सर ये about the next part. Yes, कि कुछ कह रहे थे नवीन आप? सर वो लाल बाल पाल वाला समझ नहीं आया थोड़ा। वो आखिर तक समझ जाएंगे, कुछ आखिर में भी रख लेते हैं। अच्छा सर, थैंक यू सर। ओके, लेट्स गो टू किबुज। तो किबुज में बेसिकली ये आप लोग ड्राइंग प्लीज ना बनाएं, इससे बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इससे ध्यान एकदम हट जाता है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नहीं ड्राइंग बनाएं। यस, तो लेट्स गो टू दी grassroots institutions in Israel, और grassroots institutions Israel में इन्हें कहा जाता है किबुज। इसका प्रोनाउंसिएशन है किबुज। तो किबुज बेसिकली इजराइल की लोकल ग्रासरूट्स इंस्टीट्यूशंस का नाम है। इसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। The first important feature of kibbutz is kibbutz refers to a community. Kibbutz means gathering. Kibbutz means cluster. किबूज वास्तव में लोगों के कलेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, कलेक्शन ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी। सो किबूज बेसिकली is called collective community. It is a community where members come together, work together, and contribute together. They come together, they work together, and they contribute together. जैसे कि हमने अपनी प्रारंभिक परिभाषा में कहा कि ग्रासरूट्स इंस्टीट्यूशंस में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है अफ्रीका में उजामा मॉडल से, जिसको हमने प्रारंभ में आपको कहा था कि ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी, ग्रास और डेमोक्रेसी के बीच के संबंध को प्रकट करता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण अनुभव हम देख सकते हैं चाइना के कम्यून सिस्टम से, जहां पर छोटे छोटे कम्यून्स लोगों को संग्रहित करके सामूहिक परिश्रम के द्वारा, सामूहिक संपत्ति और सामूहिक भूमि के द्वारा सामूहिक योगदान देते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा योगदान भारत में है, जिसको हम पंचायती राज संस्था कहते हैं। और चौथा एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है किबुज का, और ये किबुज इजरायली लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो वास्तव में कलेक्टिव कम्युनिटीज के रूप में देखी जाती हैं। यस, एक क्वेश्चन आया है। ओके 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 ओके, इसको सो द फर्स्ट फीचर ऑफ किबुज in Israel is that it is a collection of individuals to be called collective community. So it reflects collective community. Second feature of kibbutz is it is a system of local institutions where we find coalescing ideology, or we can use the word converging ideologies. ये वो व्यवस्था है जहां पर हमें विचार और विचारधाराओं के बीच में एक
समन्वय देखने को मिलता है. I am using the word coalescing ideology. It also means converging ideologies. So coalescing ideology in kibbutz means that there is a convergence and coexistence of socialism as an ideology as well as Zionism as an ideology. ये समाजवाद और सियोनवाद दोनों का एक परस्पर सामूहिक समन्वय प्रकट करता है. तीसरी इंपॉर्टेंट फीचर है किबुत्ज की, इट इज अ कोऑपरेटिव मूवमेंट. ये एक प्रकार का मूवमेंट है जो आमतौर पर हमें एग्रीकल्चरल फील्ड में ज्यादा देखने को मिलता है. इट इज अ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन एग्रीकल्चर. ऐसा माना जाता है कि इजराइल में अधिकतर किबुत्ज एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही कार्यरत हैं. We can say a large number of kibbutz have been working in the agricultural sector in Israel. Similarly, if you see the agricultural output of Israel the 40% output of agricultural products actually comes from kibbutz. So when we say it is a cooperative movement, it means that all the members of a kibbutz work as a collective, cooperative and collaborative team, and all start their work in a collective spirit of brotherhood, which we call in our Indian context in a spirit of the parivar. So these are three important characteristics of kibbutz. So if नवीन आपने लिख लिया है तो मैं आगे चलूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? सहजादी? नहीं सर. प्रीति? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लिया है. जयपुर वाले प्रीति, सब कुछ सब ठीक चल रहा है? मनीष जयपुर से, विकास, आंचल, गरिमा, महिमा, आकाश. ओके, तो मैं अब आगे चलूं. ओके, लेट मी नाउ जस्ट move from kibbutz to the Indian experience of local institutions. We say the panchayats. चूंकि पंचायत के बारे में हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैं केवल एक पासिंग रेफरेंस देता हुआ ही चला जाऊंगा पंचायत के लिए. पंचायत को भारत में ग्रास रूट्स इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, और हम जान सकते हैं कि कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से लेकर बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी राव और सिंघवी आयोग और अंतोगत्वा 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अर्थात संवैधानिक दर्जा दिया है. तो भारत में पंचायत की 3 मुख्य विशेषताएं हैं. सबसे पहली विशेषता है कि पंचायत को भारत में यूनिट्स ऑफ डेलीगेशन कहा जाता है, अर्थात ये स्वशासन की इकाइयां हैं. पंचायत आर कॉल्ड यूनिट्स ऑफ self government.
यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट स्वशासन की इकाइयां हैं, अर्थात ये वो शासन है जहां स्थानीय जनता स्वयं से शासन करती है, स्वयं से नीतियां बनाती है और स्वयं से उनको कार्यान्वित करती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि पंचायत को हम यूनिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं। ये विकेंद्रीकरण की इकाइयां हैं, क्योंकि ये इकाइयां अपने आप में स्वतंत्र भी हैं और स्वायत्त भी हैं। They are independent as well as autonomous. And now the 73rd, 74th amendments empower panchayats in more significant manner, और हमने इसमें पंचायत का कॉन्सेप्ट पढ़ा है that panchayats have also become units of democratization. ये लोकतांत्रिकरण की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। यही कारण है कि पंचायत के बारे में हमारे संविधान विचारकों ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने इनको लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा है। दे आर द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और हमने कहा था कि कैसे 73वें और 74वें संविधान के अंतर्गत पंचायत को, उनकी कार्यशैली को हम 3Fs में परिणित करते हैं, 3Fs में हम बांटते हैं। और ये शायद हमने पहले भी आप लोगों के साथ ये अध्ययन किया होगा। 3Fs का मतलब है, आपकी स्क्रीन पर आएगा, पहला F अर्थात फंक्शंस। पंचायतों को 29 फंक्शंस दिए गए हैं। दूसरा F है फंक्शनरीज, अर्थात पंचायतें हर 5 वर्ष में अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, जैसे कि हम हमारी वैधानिक संस्थाएं विधानसभाओं में और लोकसभा में करते हैं। और तीसरा F जो इनको यूनिट्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन बताता है, वो ये है कि पंचायतों के पास अब राज्य सरकारों द्वारा भी उन्हें अलग से फंड्स दिया जाता है और वो स्वयं से भी फंड जनरेट कर सकते हैं, ताकि वो एक स्वायत्त और सक्रिय इकाई के रूप में कार्य कर सकें। मैं आपको बता दूं कि ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पंचायत जो हैं वो बहुत सशक्त हो गई हैं। हम कह सकते हैं कि दे हैव एक्चुअली बिकम द यूनिट्स ऑफ रियल डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट। तो ये हम पंचायत को हम ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के संदर्भ में बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखते हैं। तो यहाँ तक अगर मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूँ तो मैं आगे चलूँ। यस, सहजादी, मधु, प्रीति, विकास दृष्टि, ओके, परफेक्ट। लेट मी नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, and that is about how we can make a comparison, how we can see kibus and panchayats with the help of some statistics. तो अगर हम देखते हैं किबूस को, तो किबूस ये एरियाज हैं जहां पर हम किबूस को देख सकते हैं। लेफ्ट ये साइड में ये इजराइल का मैप है, नेगेव, जूडियन हिल्स, सेंट्रल इजराइल, वेस्ट बैंक, जजरील वैली, गिलिली, गोलन हाइट्स, यहाँ पर बहुत सारे किबूस हैं। और अगर हम देखें तो इजराइल में किबूस की संख्या 268 है। तो ये 268 वो किबूस हैं जो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की तरह इजराइल के भिन्न भिन्न भागों में कार्यरत हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें भारत के अंदर, अगर हम पंचायत को देखें तो हम जानते हैं कि कैसे समस्त भारत में 73rd और 74th अमेंडमेंट के पश्चात पंचायतें कार्यरत हैं। और भारत के सभी राज्यों को, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जहां जहां भी पंचायतें ग्राम स्तर पर पंचायतें हैं, तो उनकी संख्या लगभग 2,50,000 है।
तो समस्त भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या 2,50,000 है। मैं इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद का अध्ययन नहीं कर रहा हूँ। और वहां अगर हम देखें तो किबूज 268 किबूज इस वक्त इजराइल के अंदर कार्यरत हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा हम अंतर भी देख रहे हैं कि कैसे दोनों देशों में ग्रासरूट संस्थाएं, आधारिक संस्थाएं, ग्रासरूट्स लोकतंत्र कैसे वहाँ लोकतांत्रिक संरचनाओं को और सशक्त, सामर्थ्यवान और सफल बना रहा है। इसके बाद हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण कि अगर हम देखें भारत में और इजराइल में किबुज और पंचायत के बीच में डिफरेंस क्या है, अर्थात उनका अगर हम वर्गीकरण करें तो हमें 3 प्रकार का वर्गीकरण दिखाई देता है। ये वर्गीकरण है जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे प्रारंभिक इकाइयां हैं जिसको हम पंचायती राज का 3 टियर सिस्टम कहते हैं, यह है ग्राम पंचायत। इजराइल में जो किबूज की सबसे प्रारंभिक श्रेणी है, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ किबूज इज कॉल्ड किबूज सितूफी। आप इसको स्क्रीन पर आया है, आप इसको लिख लें। किबूज सितूफी is the first layer of the local institutions. किबूज शितूफी का अभिप्राय है कि इजराइल में ये वो छोटे छोटे किबूज हैं जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की तरह अभी भी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशंस के साथ काम कर रहे हैं। भारत में इनको हम ग्राम पंचायत के रूप में देखते हैं कि कैसे इन ग्राम पंचायत के सभी अधिकारियों का चयन डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा हर 5 वर्ष में होता है और यही 5 वर्ष में चयन के बाद ये ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। तो भारत के हर ग्राम में, हर विलेज में ग्राम पंचायत है। तो दोनों में अगर हम देखें समानता, तो ग्राम पंचायत और किबूज शितूफी दोनों कोऑपरेशन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं और म्यूचुअल कोलैबोरेशन की बात करते हैं। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो फीचर है सेकंड स्टेज पर भारत में जो सेकंड लेयर ऑफ पंचायती राज सिस्टम है, इसको हम पंचायत समिति कहते हैं। और इजराइल में जो सेकंड टाइपोलॉजी है किबूज की, जो दूसरा चरण है, दूसरी श्रेणी है, इसको हम कहते हैं किबूज मित्चादेश। इसको हम लोग मिश्रादेश भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। किबूज मिश्रादेश ये वास्तव में वो किबूज हैं जहां अब ऑनरशिप इंपॉर्टेंट मानी जाती है, अर्थात इंडिविजुअल ऑनरशिप, इंडिविजुअल पावर्स यहाँ पर उनकी वर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे पंचायत समिति में इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग किए जाते हैं और ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर पंचायत समिति का रूप बनाता है, उसी प्रकार से किबूज मिश्रादेश में हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल ऑनरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अर्थात छोटे छोटे किबूज अब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो स्प्रिट ऑफ ऑनरशिप बिकम्स important part of the second layer of kibbutz in Israel. तीसरा और अंतिम पार्ट हम टाइपोलॉजी में देखते हैं। भारत में हम इसको जिला परिषद कहते हैं और इजराइल में हम इसको अर्बन किबूज के रूप में देखते हैं। अर्थात इजराइल के जो महत्वपूर्ण टाउन्स हैं वहां पर अब कुछ किबूज का गठन होना शुरू हुआ है। ये वो किबूज हैं जो अर्बन सेंटर्स की तरह काम करते हैं, अर्थात इन किबूज में रहने वाले लोग इन किबूज के अंदर भी काम करते हैं और किबूज से बाहर रहकर भी काम करते हैं। अर्थात ये कहना कि किबूज में ही रहकर वो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन से काम करेंगे, ऐसा नहीं है। मार्केट सोसाइटी ने किबूज के मेंबर्स को भी किबूज से बाहर मार्केट की तरफ एक्सपोज कर दिया है, which means some people of kibbutz may work within those urban kibbutz and others may also leave those urban kibbutz. So जिला परिषद के साथ हम लोग इसलिए इसका संबंध करते हैं कि जो जिला परिषद ये
भारत में सबसे ऊपर तीसरा लेयर है पंचायती राज सिस्टम का, जहां पर हम देखते हैं अधिकतर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कॉन्सेंट्रेट होती है। तो पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हैं वो सारे के सारे जिला परिषद के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं किबुज और पंचायत के संदर्भ में। भारत में हम उनको ग्राम पंचायत कहते हैं, जो पंचायत का सबसे पहला लेयर है। इजराइल में हम उसको किबुज शितूफी कहते हैं, जो वहां पर किबुज का सबसे पहला लेयर है। दोनों लेयर्स में कोऑपरेशन, दोनों लेयर्स में कोऑर्डिनेशन, दोनों लेयर्स में कोलैबोरेशन की भावना को देखा जाता है। जैसे गांवों में सभी लोग इकट्ठा होकर एक परिवार की भावना से काम करते हैं, उसी प्रकार से किबुज शितूफी में भी किबुज के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन अर्थात परिवार की तरह काम करते हैं। भारत में पंचायती राज मॉडल का दूसरा पार्ट पंचायत समितिज है, जहां पर हम देखते हैं कि कैसे पंचायत समितिज इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए, इंपॉर्टेंट फंड्स को एलोकेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायतों का कलेक्शन पंचायत समिति कहलाता है। उसी प्रकार इजराइल में जो सेकंड लेयर है टाइपोलॉजीज की किबुज की, इसको हम किबुज मिशदेश कहते हैं या किबुज मिशदेश कहते हैं। ये जो किबुज मिशदेश हैं, वास्तव में ये सिंगल ऑनरशिप वाले किबुज हैं। ये वो किबुज हैं जो इंडिविजुअल ऑनर्स जिसके होते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेकंड लेयर ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं इजराइल में और भारत के अंदर। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखते हैं जिला परिषद को, जो कहीं ना कहीं हमें टाउनशिप्स को रिफ्लेक्ट करता है, अर्बन सेंटर को रिफ्लेक्ट करता है। इजराइल में उसको हम अर्बन किबुज कहते हैं। ये जो अर्बन किबुज हैं, ये वास्तव में वो किबुज हैं जहां पर सदस्य किबुज के अंदर भी रहते हैं और किबुज के बाहर भी जाकर काम कर सकते हैं। अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि उस अर्बन किबुज के सारे मेंबर्स उसके अंदर रहकर ही काम करें, वो उसके बाहर भी रह सकते हैं। इजराइल में बहुत बड़ी संख्या तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, पिछले कुछ समय से वहाँ की जो शहर है, जैसे जेरूसलम, जैसे तेल अवीव, जैसे हाइफा, वहाँ पर ऐसे अर्बन किबुज कार्य कर रहे हैं। मैं अपने अगली स्लाइड्स में उन किबुज के बारे में थोड़ा सा आपको लिख सकता हूँ। जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि कुछ अर्बन किबुज हैं, उसमें अगर आप कुछ किबुज का नाम लिखना चाहें तो एक किबुज है जिसका नाम है तमुज। ये जेरूसलम के आसपास दिखता है। तो ये वो बेसिकली किबुज है जिसके अंदर हमें ये लगता है कि किबुज जो है वो अर्बन सेंटर्स में भी काम कर रहा है। और अगर हम पहले किबुज के बारे में बताएं तो जो पहला किबुज किबुज शितूफी, ये वो किबुज है जो वास्तव में बहुत लोकल लेवल पर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव में कि कैसे किबुज में और पंचायत में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं कि भारत और इजराइल में किबुज और पंचायत की लाइफस्टाइल में, उनकी वर्किंग में कैसे परिवर्तन आता जा रहा है। सबसे पहला परिवर्तन हम कह सकते हैं कि किबुज और पंचायत दोनों के कार्यशैली में एक्सपेंशन हो रहा है। I have used the word expanding the whole, which means कि पंचायत in India are expanding their working। तो पिछले अगर हम 3 दशकों में देखें तो पंचायती राज संस्थाएं या पंचायत अपने कार्यस्तर को, अपनी कार्यशैली को बहुत विस्तृत कर चुके हैं। तो पंचायत केवल बहुत साधारण और सामान्य स्वशासन की इकाइयां नहीं रह गई हैं, ये अब पूर्ण रूप से शासन
और सुशासन की ओर अग्रसर हो गई हैं. Panchayats have started becoming not only units of self-government, they have also started becoming the units of governance and units of good governance. Similarly, we see in Israel, there are many kibbutz which have become a very high profile, techno-savvy institutions. In other words, kibbutz have become a high-tech industries in Israel. एक किब्बुत्ज का जिक्र हम कर सकते हैं, आप उसका नाम लिख सकते हैं. इसका नाम है किब्बुत्ज, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. इसका नाम है किब्बुत्ज सासा. किब्बुत्ज सासा ये वास्तव में एक ऐसा हाई टेक इंडस्ट्रियल किब्बुत्ज है जो एक उद्योग के रूप में परिणत हो गया है. अगर हम देखें तो इस किब्बुत्ज में लगभग 200 मेंबर्स हैं और इस किब्बुत्ज का अगर हम पिछले कुछ वर्षों का बजट देखें तो इस किब्बुत्ज का जो एनुअल बजट है वो लगभग 850 अमेरिकन डॉलर है, 850 अमेरिकन डॉलर, which means we can say that kibbutz in Israel have started becoming industries. So from agriculture, they have now started transforming themselves into industry. So भारत में भी पंचायत का जो एक्सपेंशन है वो हॉलिस्टिक होता चला गया है. पंचायत अब इंडिविजुअलिटी की बात नहीं करते हैं, वो हॉलिस्टिक बात करते हैं. स्टडी ऑफ पंचायत एंड पंचायत स्टडिंग इंडिविजुअल्स not in terms of parts, but they study individuals, they study village as a whole. Similarly, Israel में भी हम देखते हैं कि कैसे किब्बुत्ज का जो एक्सपेंशन है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ बढ़ता चला जा रहा है. Second important transformation we can see is that in case of Israel and India, the goals of the two have become professionals, which means both kibbutz and panchayats have become very, very professionals in achieving their goals. इसलिए हम देखते हैं कि पंचायत की वर्किंग जो है अब वो टेक्नो सेवी हो गई है. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने पंचायत को बहुत अपडेटेड कर दिया है, प्रोफेशनल कर दिया है, और हम कहें कि दे हैव आल्सो बिकम वेरी वेरी कमर्शियल. सो प्रॉफिट स्टार्टेड बिकमिंग द टारगेट ऑफ पंचायत. सिमिलरली इफ यू सी इन इजराइल, द kibbutz have also become very very professional, very very commercial in terms of achieving their goals. किसी एक का माइक फिर खुल गया है, विकास जरा देखिएगा, बंद करा दीजिएगा उसको. ओके, सो फ्रॉम एक्सपेंडिंग होल we study panchayats and kibbutz in terms of the whole, not in terms of parts, and the changing goals of the panchayats and kibbutz, so they have become more professional, more commercial in achieving their goals. So हम कह सकते हैं कि profit making becomes important part of panchayats as well as kibbutz, or we can say the third part, that panchayats and kibbutz have now started playing a competitive role or a competing role in the global system. So the very salience of panchayats and the very salience of kibbutz depend upon how they compete in the present world. So it is a market society, and in market society, what becomes more important is delivery. What acquires significance is performance. What takes eminence is your transparency and better results. तो हम देखते हैं कि पंचायत और किब्बुत्ज दोनों वर्तमान संदर्भ में
कॉम्पीट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। तो ये कंपटीशन वो केवल विद इन सिस्टम ही नहीं है, ये सिस्टम से बाहर भी है। सो दिस कंपटीशन इज नॉट बिटवीन एंड अमंग पंचायत्स विद इन अ स्टेट, it is between one state panchayats to another state panchayats. And we can say it is a competition between working of panchayats or working of kibbutz in one country vis-a-vis working of panchayats and other grassroots institutions in other countries. So based on this, we can say that panchayats and kibbutz have started expanding their role in terms of studying the whole, realizing the goal and achieving the possible global rule. तो इस संदर्भ में हम किबूज और पंचायत के इस ट्रांसफॉर्मेटिव रोल को स्टडी करते हैं। यहाँ तक अगर मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूँ तो मैं अब आगे चलता हूँ और आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं प्रश्न ले लेता हूँ। यस, एनी क्वेश्चन, एनी स्टूडेंट, एनी क्लैरिफिकेशन? प्लीज हरी अप, लास्ट 5 मिनट बचे हैं, मुझे फिर इसको वाइंड अप भी करना है। ओके, सहजादी आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? मधु, कलश, यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो अगर हम इसको अपना कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस देखें तो इसमें लगता है कि हमने अपना कार्य शुरू किया था कि ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी में ना ग्रास है ना डेमोक्रेसी है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? जब हम किबूज और पंचायत की वर्किंग को देखते हैं तो क्या हमें ऐसा लगता है कि एक सामान्य सा सरपंच जो साइकिल पर चलते थे आज वो बोलेरो वाली जीप में चलते हैं? Contesting elections in panchayats has now become very, very expensive. So the working of panchayats has undergone transformation. Similarly, we can also see how the panchayats and the kibbutz have also undergone transformation in their working in the present context. प्लीज आप लोग ये ड्राइंग नहीं करें, आप से मेरा निवेदन है। यस, सो हेलो सर। जी प्लीज बताएं। हेलो सर। प्लीज बताएं एक सर। हाँ जी प्लीज बताएं। अफजल बोलें। सर वहाँ पे किबूज के जो मेंबर्स होते हैं, जो चीफ होते हैं, उनका इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है? नहीं, उनका इलेक्शंस नहीं होता है, उनका आपस में ही उनका चयन होता है। वो किबूज आर नॉट पॉलिटिकल, they are still social, they are still cultural, they are still collective. हेलो सर। जी प्लीज राहुल। जैसे ग्रास रूट जो हम पंचायत बोलते हैं तो यहाँ ग्रुपिंग्स होती है पहले तो विलेज में। तो जैसे किसी का जो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होती है तो वो गांव में उन्हीं लोगों को दिलवाते हैं वो पैसा जो उनके करीबी होते हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई वुमेन सरपंच है तो फिर वो उसकी जगह पे उसका पति ही काम कर रहा होता है। हाँ राहुल, ये एक्चुअली मुझे लगता है बहुत स्वीपिंग जनरलाइजेशन है। आप केवल 2 या 4 पंचायत के आधार पे पूरे भारतवर्ष के 2.5 लाख पंचायत के बारे में जजमेंट नहीं दे सकते हैं। काफी बदलाव आया है, लेकिन और बदलाव होना चाहिए। यस प्लीज सर, हम एक पॉलिटिकल और एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कंपेयर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी काम करेंगी, तो हम किबूज को और पंचायत को कंपेयर तो नहीं कर सकते। नहीं पेशवा, ऐसा नहीं है। दोनों का स्पिरिट है, वो है मेंबर्स, कलेक्टिविटी, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन। वो दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। इलेक्शंस तो पंचायत का बाद में ही हुआ ना, पंचायत तो पहले से रही है यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। Okay, so based on this, let me now just come to, I think there is one more question. We can just take one question. Israel में democracy upsurge में उनकी भूमिका कैसी रहती है? Okay, because democracy में भूमिका उनकी बहुत अच्छी इसलिए रहती है क्योंकि अभी भी छोटा देश है, लगभग 90 लाख लोगों का देश है, और कोलैबोरेशन और उनका जो कोऑपरेशन है किबूज डिसाइड करते हैं, because किबूज happen to be the members of different political groups, specifically MEPAI, Israel Labour Party,
as well as religious political parties. तो चलिए मैं आप यस प्लीज अब अगला क्वेश्चन बाद में. यस प्लीज सर. किबूज के बारे में सर सही से क्लियर नहीं हो पा रहा सर. इस पे एक अलग क्लास हो सकती है सर. आप थोड़ा सा इसको मैंने कहा आपको फ्रेमवर्क दिया, आपको खुद भी इसको स्टडी करने का प्रयास करें तो आपको पता चल जाएगा. ओके, सो लेट मी जस्ट कम टू दी लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन. और हमने अपनी कोटेशन जो दी थी आप लोगों को और कहा था कि जो लोकतंत्र है वो 20 लोगों के द्वारा केंद्र के में नहीं निर्धारित होता है, ये भारत के रहने वाले गांवों के द्वारा ही निर्धारित होता है. ये पूरी डेफिनेशन थी जो कहता है कि इंडिपेंडेंस मस्ट begin, the true independence must begin from home, from the bottom. ये डेफिनेशन मोहम्मद दारुल करीम चंगेज घानम ने नहीं दी थी. इस डेफिनेशन मोहनदास करमचंद गांधी ने. जो हमारा LR मॉडल है, ये LR मॉडल हमने भारत की ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी से, जिसमें हमने आपको लाल बाल पाल के संदर्भ में बताया था, लाला लाजपत राय मॉडल, जो पहली बार भारत में ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं. तो ये मॉडल हमने कोशिश किया कि आप सब लोगों को हिंदी में वो 3 सा के माध्यम से, अंग्रेजी में हमने वो LR के माध्यम से बताया था, लिंकिंग, लाइजिंग एंड लिविंग. संपर्क, संबंध, संपर्क और सक्रियता, यहां से हमने शुरू किया था. ये लाला लाजपत राय मॉडल अगर आप सब लोगों ने लिख लिया है तो ये ना लिखें, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई मॉडल नहीं है. ये मॉडल सुनील सर का दिया हुआ मॉडल है जो उन्होंने स्वयं से लिंकिंग और रूट को जोड़कर बनाया है. तो एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत मेजुयान इन हिब्रू क्यों, थैंक यू. सो मैनी थैंक्स. और हम लोग फिर अगली क्लास में मिलते हैं. थैंक यू सो मच टू डरबा. नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग फ्राइडे को मिलते हैं. थैंक यू सो मच. नमस्ते.